सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to लवनीश सर की क्लास। दिस इज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली's वर्कशीट नंबर 33 and it is for class 10 student. It has taken from social science, history and the lesson number 1 nationalism in Europe. In this worksheet we will understand the topic conservatism in Europe after 1815. And after that we will understand features of Treaty of Vienna 1815, then role of Duke Metternich and the role of Giuseppe Mazzini. So now let's start and understand with me. Napoleon was defeated in 1815 and after this European governments were driven by a spirit of कंजर्वेटिज्म। नेपोलियन की हार के बाद जो अब 1815 में जब नेपोलियन हार गया उसके बाद जितनी भी यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी उन्होंने जो है कंजर्वेटिज्म यानी पुराने ख्यालात के लोग हैं, रूढ़िवादी लोग हैं, वही विचारधारा को, वही ओपिनियंस को उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया। एज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी conservatism stress on the importance of tradition, established institution and custom and preferred gradual development to quick change. और फिर ये जो लोग आए, जो ये अब नई गवर्नमेंट्स आई, जैसे जो फिर से पुराने से मोनार्की लाने के फेवर में थे, तो ये जो उन्होंने किस बात पर जोर दिया? उन्होंने जोर दिया कि ट्रेडिशन और जो पुराने इंस्टीट्यूशन जैसे पहले राजा और वो सब थे, ठीक है, और कस्टम्स भी उसी तरीके से, और ये लोग जो है क्विक चेंज की जगह वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट में विश्वास रखते थे। इन दिस बैकग्राउंड अ समिट कॉल्ड द कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड एट वियना। तो इसी संबंध में एक समिट रखी गई जिसको कांग्रेस कहा गया, और वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी? वियना एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक। नाम याद रखिएगा। द ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड इन दिस कांग्रेस। और जो ये कांग्रेस थी वो वियना में ऑर्गेनाइज की गई, और इस कांग्रेस को होस्ट किया किसने? ऑस्ट्रियन चांसलर ने, ड्यूक मैटरनिक ने। और ये जो ट्रीटी थी, ये जो वियना की ट्रीटी थी, इसको इस कांग्रेस में सब जितने भी आसपास की कंट्रीज से जितने भी एम्बेसडर आए थे उन सब ने इसको साइन किया। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना 1815। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एवरी टाइम बोर्ड के एग्जाम्स में आता ही आता है, तो प्लीज़ आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जो इसके फीचर्स थे इस ट्रीटी ऑफ वियना के, वो क्या क्या थे? पहला फीचर था द बूर्बो डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस। यानी जो बूर्बो डायनेस्टी हमने 9th में पढ़ा था ना कि फ्रांस में जो 1789 के समय में 1771 में जो बूर्बो डायनेस्टी थी, उनका जो लुई 16 था वो उस समय वहाँ के राजगद्दी पे बैठा था। तो उसके बाद आपने भी पढ़ा कि किस तरह से वहाँ पर जो है लोगों का शासन आ गया और डेमोक्रेसी आ गई, और उन्होंने जो लुई 16 था उसको फांसी की सज़ा दे दी। तो ये जब चलता रहा, उसके बाद फिर नेपोलियन आया, उसने फिर से वहाँ पर डिक्टेटरशिप कर दी। उसके बाद जब नेपोलियन भी हार गया, तो अब जो जितनी भी गवर्नमेंट थी वो यही चाहती थी, उन्होंने जो साइन किया फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना पर, उसमें सबसे पहला क्लॉज ये रखा गया जो द बूर्बो डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस, यानी फ्रांस में दोबारा से बूर्बो डायनेस्टी की पावर को रिस्टोर किया जाए, दोबारा से उनको एस्टेब्लिश किया जाए। सेकंड जो फीचर था वो था द मेन इंटेंशन वाज टू क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। उसका जो मेन इंटेंशन थी इसकी ट्रीटी ऑफ वियना की, वो यही थी कि पूरे यूरोप में एक कंजर्वेटिव ऑर्डर यानी एक रूढ़िवादी पुरानी विचारधारा वाली व्यवस्था को फिर से अपनाया जाए। फिर
थर्ड जो इसका फीचर था वो था फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्सेड अंडर नेपोलियन। और नेपोलियन के जो कंट्रोल में, जब नेपोलियन के कंट्रोल में ये फ्रांस था तो उसने बहुत सारी टेरिटरीज को विन कर लिया था, जीत लिया था, उन पे अपना कब्जा कर लिया था। तो अब फ्रांस को वो सब टेरिटरीज को खोना पड़ा। फॉर फोर्थ फीचर था अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और फ्यूचर में फ्रांस इस तरीके से अपने जो बाउंड्रीज को एक्सपेंड ना कर पाए, इसके लिए उसकी बाउंड्रीज पर न्यू स्टेट्स, न्यू कंट्रीज को सेटअप किया गया। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, ड्यूक मैटरनिक। ये जो ड्यूक मैटरनिक थे, अभी अभी हमने उन पर इनका नाम भी लिया, किस तरह से इन्होंने ये वियना की ट्रीटी को, वियना की कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया था, और किस तरह से जितने भी वहाँ पर एम्बेसडर आए, स्टेट एम्बेसडर आए, उनको उन्होंने अग्री किया इस पर साइन करने के लिए। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट द ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक, he was the Austrian chancellor. He was born on 15th May 1773. He had once remarked that when France sneezes, the rest of Europe catches cold. यानी जो ये ड्यूक मैटरनिक थे वो ऑस्ट्रियन चांसलर थे, और 15 मई 1773 को उनका जन्म हुआ। और उन्होंने एक बार ये रिमार्क दिया था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस क्लोज, यानी जब जो फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुखाम हो जाता है। इसका क्या मतलब, और ये लाइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के एग्जाम्स में आता है। इसका मतलब ये था कि एक्चुअली फ्रांस जो है वो उस समय यूरोप में एक बड़ी कंट्री थी और उसके आसपास बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ थी। तो जब किसी बड़ी कंट्री में जो भी कुछ होता है तो उसका इफ़ेक्ट आसपास ज़रूर होता है। जब 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा, तो आस पास के जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज थी वहाँ पर भी धीरे धीरे लोग जो है मोनार्की के अगेंस्ट होना शुरू हो गए, वहाँ पर भी धीरे धीरे ये चेंज आने लगा। तो इसलिए उन्होंने ऐसा बोला था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। ही टुक अ प्रोमिनेंट पार्ट इन कांग्रेस ऑफ वियना and dominated the European politics from 1814 to 1848। और उन्होंने एक इस वियना के कांग्रेस में एक प्रोमिनेंट पार्ट प्ले किया, और जितनी भी यूरोपियन पॉलिटिक्स थी 1814 से लेकर 1848 तक वो डोमिनेंट रहे, और उन्होंने सबको अपने अपने जो इफ़ेक्ट से, अपने इम्प्रेशन से उसको सब कुछ सेट ऐसे ही किया, और सब उन्हीं की बात मानते भी थे। ही एक्टेड एज द रिस्टोरर ऑफ द ओल्ड रेजाइम एंड द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ यूरोप आफ्टर द नेपोलियनिक वॉर्स। और उनको जो है उन्होंने किस तरीके से काम किया, वो एक रिस्टोरर थे ओल्ड रेजाइम के, यानी पुराने तरीके के जो साम्राज्य, पुराने तरीके की जो व्यवस्था है उसको वापस लाने में उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। और यूरोप को नेपोलियन के वार्स के बाद यूरोप को रिकन्स्ट्रक्ट करने में भी उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। एंड देन नाउ विल टॉक अबाउट द Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini, he was born in Genoa in 1807. He became a member of secret society of the Carbonari. As a young man of 24, he was sent to exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. जो जूसेपी मैजिनी थे उनका जन्म जेनेवा में 1807 में हुआ, और वो फिर धीरे धीरे एक सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनेरी के मेंबर बने। और जब वो 24 इयर्स के एक यंग मैन थे, उनको जो है 1831 में एक रेवोल्यूशन के अटेम्प्ट में लिगुरिया से देश निकाला दे दिया, एग्जाइल कर दिया उनको। He subsequently founded 2 more underground societies. First is Young Italy in Marseille and then Young Europe in Bern.
और आपको बताऊं, धीरे धीरे उन्होंने 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ को बना लिया। ये अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ इसलिए बनाई गई थी ताकि चुपचाप जो है वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट एक्टिविटीज़ की जा सकें। और जो सबसे पहली थी उन्होंने मार्सिले में यंग इटली बनाई, और जो दूसरी सोसाइटी थी उन्होंने यंग यूरोप बनाया बर्न में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है। Mazzini relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives। देखिए, अब जो मैजिनी के जो ये एक विज़न था, उसका विज़न ये था कि जितने भी सारी ये छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं ये सारे के सारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होने चाहिए। उनके इस जो विज़न से जितने भी कंजर्वेटिव थे वो डरे हुए थे, क्योंकि ये जो सारा जो भी उनका विज़न था वो मोनार्की के अपोजिशन में था, फेवर में नहीं था। वो यही चाहते थे कि जितने भी ये सारी कंट्री है वो पूरी एक ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाए, यानी लोगों का फिर से वहाँ पे रूल आ जाए। मैटरनिक डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर। और जो मैटरनिक थे उन्होंने उनको इस तरह से डिस्क्राइब किया कि वो जो इस सोशल ऑर्डर के, इस सोशल सिस्टम के सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमी हैं। वो सोशल ऑर्डर का उनका मतलब था कि जो वो कंजर्वेटिज्म वो चाह रहे थे लाना और वो चल भी रहा था, तो उसके सबसे बड़े दुश्मन कौन हुए? जिउसेपी मैज़िनी। These are the topics of the worksheet. Now we go to our question answer section. देखिए, क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि हो सकता है आपको लगेगा कि आंसर्स बहुत लेंदी हैं, लेकिन ये आंसर्स लेंदी नहीं है। हिस्ट्री में हमें इतना ही लिखना पड़ता है, तब जाके हमें मार्क्स मिलते हैं। लेकिन आप चाहें तो मैंने तो आपको थोड़ा सा डिटेल में भी लिखवाया है, वर्कशीट में से छोटा छोटा नहीं लिखवाया। आप इनमें से 1-2 पॉइंट्स कम करके भी उसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द मेन फीचर्स ऑफ वियना ट्रीटी। फॉलोइंग वर द मेन पॉइंट्स ऑफ द Treaty of Vienna in 1815. First is the Bourbon dynasty, removed during the French Revolution, was restored to power and the France lost the territories it had occupied under Napoleon. तो ये 2 बातें थी कि किस तरीके से बूर्बो डायनेस्टी को दोबारा से रिस्टोर किया गया और जो फ्रांस ने अपनी जितनी भी टेरिटरीज थी जो नेपोलियन ने ऑक्यूपाइड की थी उसको वो खोनी पड़ी। फिर सेकेंड इज मैनी स्टेट्स वर एस्टेब्लिश्ड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द फ्रांस सो दैट फ्रांस कुड नॉट एक्सपेंड इन फ्यूचर। वो अपने फ्रांस जो है अपने बॉर्डर्स को एक्सपेंड ना कर पाए फ्यूचर में, इसलिए बहुत सारे स्टेट्स वहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिए। थर्ड इज द किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स वाज एस्टेब्लिश इन द नॉर्थ which included Belgium and in the south annexed Geneva in Piedmont। तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि भाई जिस तरह से कैसे उनको क्या ट्रीटी थी कि भाई नेदरलैंड्स को जो है वो नॉर्थ में सेटअप कर दिया गया बेल्जियम के साथ, और साउथ में जो है जेनेवा को पिडमोंट में जो है उसके साथ जोड़ दिया गया। And the fourth is Prussia was given significant new territories on its western border while the Austria was given control of northern Italy। ये सब चीज़ें इस वर्कशीट में नहीं लिखी, लेकिन जब आप अपनी बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं। फिफ्थ पॉइंट इज द जर्मन फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स was established in the same manner। और जो 39 स्टेट का जर्मन फेडरेशन था उसको एज इट इज़ रखा गया। फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन पर्पस ऑफ ऑल दिस was the independence of monarchies which Napoleon had sacked as well as the establishment of a new conservative system in Europe। तो जो इसका मेन पर्पस था इस वियना कांग्रेस का वो यही था कि जितनी भी मोनार्कीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, इंडिपेंडेंस उन्हें मिल जाए, क्योंकि नेपोलियन ने सबको अपने कब्जे में ले लिया था। और उनका ये भी पर्पस था कि दोबारा से जो न्यू कंजर्वेटिव सिस्टम यूरोप में आ जाए। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज Describe the role of Metternich. In his time, Metternich became a famous diplomat by establishing peace and harmony in Europe। और यूरोप में पीस और हार्मनी को एस्टेब्लिश करके वो एक फेमस डिप्लोमेट बन गए। कौन? Metternich। He served as foreign minister from 1809 and became chancellor in 1821। और वो 1821 में वहाँ के चांसलर भी बन गए।
फिर और उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस ऑफ वियना प्रपोज बाय मैटरनिक ने ही कांग्रेस ऑफ वियना को प्रपोज किया, बुलाया। ही हेल्ड अ मीटिंग ऑफ एम्बेसडर्स ऑफ यूरोपियन स्टेट्स इन वियना में उन्होंने जितने भी यूरोपियन स्टेट्स के एम्बेसडर्स थे उनके साथ एक मीटिंग की। मैटरनिक प्रपोज 3 गोल्स दैट कुड ब्रिंग पीस एंड स्टेबिलिटी टू यूरोप। उन्होंने 3 गोल्स बनाए। फर्स्ट गोल वाज टू सिक्योर फ्रांस बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नेबर्स। तो फ्रांस को जो है स्ट्रॉन्ग नेबर्स के साथ उसको सिक्योर किया, उसका उनका फर्स्ट गोल ये था। सेकंड गोल वाज द रीस्टोर द बैलेंस ऑफ पावर, यानी जो मोनार्की की पावर थी, बैलेंस ऑफ पावर था, उसको रिस्टोर किया जाए। एंड थर्डली ही वांटेड टू रिस्टोर थ्रोन टू द बोर्बो फैमिलीज। जो बोर्बो फैमिलीज को उन्होंने वापस से रिस्टोर किया ताकि वो थ्रोन का मतलब सिंहासन, ताकि वो वापस से वो दोबारा से उनका जो रूल आ सके वहाँ पर। तो ये है क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक Metternich described Mazzini as the greatest enemy of our social order? Which social order is he talking about? Answer is Giuseppe Mazzini was an Italian revolutionary and patriot who was deported to Liguria in 1831 at the age of 24 to attempt a revolution. ये हमने डिस्कस ही किया था। He founded 2 organizations, Young Italy and Young Europe. Metternich was an Austrian diplomat. It was he who banned the Treaty of Vienna. कौन? जो ये हमारे मैजिनी थे। He believed in conservatism. Metternich described Mazzini as the most dangerous enemy of our social system for the following reason. उसने जो मैसिनी, कई बार मैसिनी लिख देते हैं, कई बार मैजिनी लिख देते हैं, सेम थिंग। तो उन्होंने फॉलोइंग रीजन से उसको मोस्ट डेंजरस एनिमी बताया। क्या क्या रीजंस थे वो? कि मैजिनीज विजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड कंजर्वेटिव्स, जो उनका विजन था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, वो कंजर्वेटिव्स को डराए हुए था। सेकंड इज मैजिनी वाज द फाउंडर ऑफ यंग इटली एंड बिलीव्ड इन लिबरल नेशनलिज्म, और वो लिबरल नेशनलिज्म में बिलीव करते थे, इस वजह से वो उनको डर लगता था, वो एनिमी समझते थे उसको। ही ऑल्सो फाउंडेड एन अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड यंग यूरोप इन बर्न में उन्होंने एक यंग यूरोप नाम का ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया। These 2 organizations were formed with the aim of merging several states and empires into one republic. और इनका जो बनाने का जो सबसे एम यही था कि जितने भी स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स और एम्पायर्स हैं, उनको सबको एक रिपब्लिक बना दिया जाए, इसलिए उन्होंने ये 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। He wrote many essays which brought injustice to the common people like artists, professionals, farmers, etc. जो common people थे, जैसे artists, professional, farmer, उनके साथ जो injustice हो रहा था उसको वो सामने लेकर आए। Many underground societies were established in Germany, Switzerland and Poland which inspired young members to carry out revolutionary activities. और इतने उन्होंने बहुत सारी सोसाइटीज़, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में, पोलैंड में बनाए और इंस्पायर किया यंग मेंबर्स को कि वो इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को करते रहें। दस देयर वाज डिसएग्रीमेंट बिटवीन देम, इस तरह उन दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ। देयरफॉर मैटरनिक डिस्क्राइब्ड मैजिनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल सिस्टम्स, और ही वाज टॉकिंग अबाउट कंजर्वेटिव सिस्टम्स। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज What kind of changes happen in Europe after the regime of Napoleon? नेपोलियन की regime के बाद यूरोप में क्या changes आए? Answer is after the domination of Napoleon in Europe from around 1800 to 1814, the rulers of Europe wanted to ensure that no one regained the whole of Europe. तो वो यही चाहते थे उसके बाद जितने भी अब जो रूलर्स थे कि दोबारा से ऐसा कभी ना हो जो कि पूरे के पूरे यूरोप पर वो कब्जा कर ले। To ensure this, diplomats of all great powers met at the Congress of Vienna to negotiate between 1814 and 1815. और इसीलिए जितने भी great powers के diplomats थे वो सारे Congress of Vienna में इकट्ठा हुए। There he recognized the European borders in hopes of creating a stable Europe. और उन्होंने जितने भी यूरोपियन बॉर्डर्स थे उसको रीऑर्गेनाइज किया, इसीलिए ताकि एक यूरोप जो है अब एक स्टेबल बन जाए, बार बार वहाँ पे लड़ाइयाँ ना हो। आफ्टर नेपोलियन द पावर ऑफ द बोर्बो डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड। नेपोलियन के बाद जो बोर्बो डायनेस्टी की जो पावर थी उसको वापस से रिस्टोर किया गया। द लेटेस्ट रूलर्स
The latest rulers of Napoleon were devoted to stopping the revolution towards themselves. जो उसके बाद जितने भी शासक हुए नेपोलियन के बाद, वो इस बात के लिए डिवोटेड थे कि अब कोई भी रेवोल्यूशन उनके अगेंस्ट ना हो. Louis XVIII, whose brother Louis XVI was killed during the French Revolution, certainly did not want another revolution in France. The Tory government in Great Britain which was fundamentalist and strongly opposed to the social upheaval. The foreign minister in Austria, Metternich, was willing to do anything to stabilize Europe and preserve the Habsburg power. These governments prohibited the spread of all ideas related to the French Revolution. और इन तरीके से आपने देखा कि सब ने हर तरीके से नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसको जो है दबाया, उसको वापस से ऊपर नहीं उठने दिया और फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड किसी भी आइडिया को स्प्रेड करने से बिल्कुल प्रोहिबिटेड कर दिया. तो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच.